माननीय उपसभापति महोदय, मैं आदरणीय सुधा मूर्ति जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस डिबेट को बहुत गंभीर स्वरूप प्रदान कर दिया है और वास्तव में हम गंभीरता से इस पर विचार कर रहे हैं। मैं आदरणीय फौजिया खान जी की भावना का स्वागत करता हूं। उन्होंने पॉक्सो एक्ट की धारा 19, धारा 21, धारा 25, धारा 33, धारा 21, धारा 25, धारा 33, धारा 43 और उसमें एक नया अध्याय 8A जोड़ने का जो मुआवजा के संबंध में है, उसका उन्होंने अपने काम में अपने इसने जो संशोधन बिल पेश किया है उसमें इसका उल्लेख किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि ये जो विषय है बहुत गंभीर है और ये केवल कानून के दायरे तक सीमित नहीं है। ये पारिवारिक भी संबंधित है, आर्थिक भी विषय जुड़े हुए हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक विषय पर इस पर जुड़े हुए हैं, परिवार जुड़े हुए हैं। परिवार जो सामूहिक परिवार थे अपने यहाँ, वो सामूहिक परिवार बिखर कर जो एकाकी परिवार हो गए हैं उसकी भी समस्या हो गई है और जो छोटे परिवार हो गए हैं उनकी भी समस्या हो गई है और माँ बाप दोनों ही काम करने वाले हैं और एक बच्चा घर में है उसकी भी समस्या हो गई है। और दूसरा, कैरियर बनाने के लिए बच्चों पर जिस प्रकार का दबाव डाला जाता है माँ बाप के द्वारा, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या। अपन बार बार रोज पढ़ते हैं कि जो भिन्न भिन्न इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो सुसाइड करती हैं, वो भी एक बहुत समस्या है। अरे लैंगिक अपराध जो है वो केवल अपराध की परिभाषा तक सीमित नहीं। हमारे यहाँ पर सारी बातों को छोड़कर दो श्लोक अभी आदरणीय सुधा मूर्ति जी ने यहाँ रखे थे। एक रखा था लाड्यत पंच वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड्यत 16 वर्षात भवेत पुत्रम मित्र समाचरित। उसका अर्थ है कि 5 वर्ष तक लाड कोट करो खूब। 10 वर्षाणी ताड्यत, ताड्यत का मतलब मारना नहीं है, ताड्यत का मतलब प्रशिक्षण देना है, पढ़ाना है उसको। तो और 16 वर्षात भवेत पुत्र है, 16 साल का पुत्र हो जाए तो उसको मित्र के समाचार मानना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और ध्यान में लाना चाहता हूं। ये पुत्र शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ये पुत्र शब्द का प्रयोग संस्कृत में पुत्र और पुत्री दोनों के लिए होता है। इसमें बेटा बेटी 2 शब्द का प्रयोग नहीं है। इसलिए जहां जहां पुत्र शब्द का मैं प्रयोग करता हूं उसका अर्थ है कि बेटा बेटी दोनों। कि एकमात्र संस्कृत ऐसी भाषा है जिसमें पुत्री और पुत्र का प्रयोग नहीं किया गया है, पुत्र ही शब्द बोला गया है और पुत्र का मतलब पुत्री भी है और पुत्र का मतलब पुत्र भी है। इसलिए इसमें पुत्रम मित्र समाचरित कहा गया है। दूसरी बात उन्होंने श्लोक बोला था, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। पर ये जो शब्द है माननीय जयराम जी, ये मनुस्मृति का है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे मनुस्मृति का नाम आते ही तो खड़गे साहब आज नहीं है, वरना अभी खड़े हो जाते हैं। तो नहीं, जयराम जी संस्कृत के खुद बड़े विद्वान हैं। वो है, इसलिए तो उनको मैं याद दिला रहा हूं, बहुत विद्वान है। तो मैं तो आमतौर पर विद्वानों से बात करता हूं साहब। तो नहीं, आप तो उसमें शामिल हो। तो मैं जो आज बात कर रहा हूं वो कह रहा हूं कि बच्चों के प्रति जो अपराध हैं इसको भगवान भी सहन नहीं करता। हम क्यों सहन करें? हमारे यहां बहुत बड़ा एक उदाहरण आता है, वो भगवान नरसिंह का आता है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष 2 राक्षस का नाम देते हैं। तो हिरण्याक्ष तो राजा था, अब उसने वरदान प्राप्त करने शुरू कर लिए। उसने प्राप्त कर लिया कि मैं दिन में भी नहीं मरूंगा, मैं रात में भी नहीं मरूंगा, मैं अंदर भी नहीं मरूंगा, बाहर भी नहीं मरूंगा, अस्त्र से भी नहीं मरूंगा, शस्त्र से भी नहीं मरूंगा, आदमी से भी नहीं मरूंगा, जानवर से भी नहीं मरूंगा, सारे प्राप्त कर लिए।
और प्रहलाद जो उसका बच्चा था बालक, उस पर उसने अत्याचार करना शुरू कर दिए। जब प्रहलाद पर अत्याचार करने लगा और प्रहलाद ने कहा नहीं, मैं तो भगवान को मानता हूं, भगवान बड़े हैं, तो वो अपनी खड़ग लेकर, तलवार लेकर प्रहलाद को मारने के लिए आया। तो मारने के लिए आया तो उसी समय भगवान खंबे को फाड़कर नरसिंह के रूप में अवतरित हुए और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। और ये भक्त प्रहलाद की जो रक्षा है वो बालकों की रक्षा का हमको बहुत बड़ा संदेश देती है। इसलिए होली का उत्सव जब मनाते हैं तो होली के चारों तरफ बैठकर छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी हम ढूंढ पूछते हैं कि ढूंढ नाम की राक्षसनी से इसकी रक्षा हो। इसलिए बच्चों को रक्षा करने का काम हमारे यहाँ शास्त्रों में भी है। हमारे यहाँ बच्चों को और भी बहुत बात कही गई। ये मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि केवल कानून से काम नहीं हो सकता, कानून तो होना ही चाहिए, है भी, लेकिन संस्कारों से होना चाहिए। हमारे यहाँ बच्चों का बहुत बड़ा इतिहास है। माननीय उपसभापति महोदय, ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहली सृष्टि पैदा की तो सनकादिक को पैदा किया, 5 बच्चे हो गए। और ब्रह्मा जी ने जब उन्होंने पूछा कि हमें क्यों पैदा किया, तो कहा सृष्टि के निर्माण के लिए तुमको पैदा किया। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम क्यों करें इस काम को। तो तब से हम सनकादिक को पूजने लगे। और ये केरल के हमारे सब बंधु चले गए, ये बैठे सामने हमारे, तो 9 वर्ष के शंकराचार्य आचार्य बन गए थे केरल के कालड़ी गांव के। और उन्होंने सारे भारतवर्ष में घूमकर सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को फहराकर अद्वैत की स्थापना करके हजारों ग्रंथ, सैकड़ों ग्रंथ लिखकर उन्होंने काम किया। तो बालक ही थे, प्रहलाद भी बालक ही था। और भगवान श्री कृष्ण 8 वर्ष के बालक थे तो उनको उनकी मां ने लकड़ी और कमलियां देकर जंगल में गाय चराने के लिए भेजा। उस दिन से हम गोपाष्टमी मनाने लगे भगवान श्री कृष्ण की। यानी बच्चों के प्रति जो भगवान भी थे या जो भी थे, उन बच्चों के प्रति हमारे समाज में इस प्रकार की भावना थी। और इसलिए बच्चों के प्रति इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। भी सुधा मूर्ति जी ने कहा बच्चे फूल हैं, उनको खिलने दो। हमें तो, हमारे तो कहा भगवान, बच्चों में भगवान का दर्शन करो। इसलिए हमारे दर्शन के साथ साथ अगर हम कानून बनाएंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे तो हमारे को इसके बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। ये जो पोक्सो एक्ट है, इस पोक्सो एक्ट में जो बातें हैं उन बातों को मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि धारा 19 में 21 में संशोधन किया जाए, लेकिन 2012 का जो कानून था उसमें बहुत बड़े बदलाव 2019 में कर दिए गए। उनको अगर आप देख लेती तो आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान उसमें हो जाता है। जैसे 2019 में बच्चों के खिलाफ जघन्य यौन अपराधों के लिए मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया इस पोक्सो एक्ट के अंतर्गत। आज जो इस समय है, अगर बच्चों के खिलाफ इस प्रकार का अपराध होते, और माननीय सभापति महोदय, ये बच्चों के प्रति जो अपराध होता है वो बहुत तो बाहर ही नहीं आता है। ये केवल अपराधियों के द्वारा या बाहर के लोगों के द्वारा किया अपराध नहीं है। यहां पर कई लोगों की, बहुत कम ऐसे बोल्ड होते हैं, लेकिन बहुत लोगों की ऐसी जीवनियां छपी है जिनमें बचपन में उनके साथ क्या हुआ उनका वर्णन है। एक बहुत पॉपुलर पुस्तक है, मैं उसका नाम लेना चाहूंगा यहां पर, कमला दास जी ने लिखी। उन्होंने बचपन से लेकर उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई उसका उसमें वर्णन है। उसी प्रकार से एक मी टू अभियान चला था, उसमें भी बहुत सी बातें हमारे सामने आई। तो ये काम परिवार के अंदर भी होता है, ये सगे संबंधियों के वहां भी हो जाता है, ये स्कूल में भी होता है, ये अपराधियों के द्वारा भी होता है, ये नशे के द्वारा भी होता है, ये बच्चों को जो अपहरण करके ले जाते हैं
उसके द्वारा भी होता है, हैं? वो बच्चों का नहीं है यार, प्लीज। वो आप लोगों का है, आप उसको देखो। मैं संस्कृत की बात कर रहा हूं, ये अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, नहीं समझ पाएंगे। आप विषय हाँ, पे बोल बच्चे। रहे हैं, आप विषय जी। पे बोल रहे हैं, वही बोले। तो वो इस प्रकार की बातें आई हैं। तो वो सब बातें जब इतना भारत सरकार ने कर दिया कि बच्चों के खिलाफ जघन्य यौन अपराधों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान कर दिया, इससे बड़ा प्रावधान तो कोई है नहीं। अपराध को रोकें वो बात है, लेकिन अपराध को होने पर उसका जो दंड दिया जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इसमें मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया है। दूसरा, अन्य अपराधों के लिए आजीवन कारावास और कठोरतम दंड का प्रावधान किया गया है 2019 में। इसी प्रकार अपराधियों के लिए सख्त निवारक संदेश देना और अपराध रोकना। तो अपराध रोकने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। बच्चों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। वो बच्चे मां बाप भी प्रशिक्षित कर सकते, वो स्कूल में भी प्रशिक्षण है, और प्रशिक्षण समाज का भी होता है। लेकिन आजकल उस प्रशिक्षण की बहुत कमी आ गई। आजकल इतनी कमी आ गई है कि हमको ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि स्कूलों में जो टीचर पढ़ाते हैं उनके उदाहरण आते हैं इस प्रकार के, तो उनका भी प्रशिक्षण नहीं है। तो एक प्रशिक्षण का अभियान सरकार ने कई प्रकार से शुरू कर रखा है। उसमें मैं बाद में आऊंगा कि सरकार ने अभियान शुरू कर रखा है कि ये प्रशिक्षण लोगों को किया जाना चाहिए ताकि अपराध रुक सके। उन अपराधों को रोकने के लिए इस प्रकार की काम है। दूसरा, माननीय उपसभापति महोदय, संशोधन किया गया है, फास्ट ट्रैक और विशेष पोक्सो अदालतों की स्थापना की गई। सरकार यही कर सकती, क्या न्याय विलंबित न्याय निलंबित, ये बहुत बड़ा एक वाक्य चलता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, न्याय विलंबित न्याय निलंबित। तो सरकार ने इसमें काम किया कि इसमें न्याय में विलंब नहीं, तो उन्होंने विशेष कोर्टों की स्थापना की, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट चले और रेगुलर उनकी सुनवाई हो, और रेगुलर सुनवाई होकर उनकी सजा हो। और तो 2 अक्टूबर 2019 में केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय FTCS की स्थापना की गई। 1023 ये फास्ट ट्रैक न्यायालय की स्थापना की, जिसमें खटाखट उसका निर्णय हो। और इन न्यायालयों में 412 पोस्को न्यायालय शामिल हैं। उसमें केवल पोस्को के जो अपराधी हैं उन पर ही सुनवाई होगी। तो एक जिले में करीब 1 या 2 जिलों में मिलाकर एक पोक्सो की न्यायालय स्थापित हो गया, जो फास्ट ट्रैक पर चलकर डे टू डे सुनवाई कर उसकी व्यवस्था करेगा। उसका सारा ढांचा भी डिजिटल किया गया। उसके लिए भारत सरकार ने पैसे दिए हैं, उसके लिए भारत सरकार ने व्यवस्था की है। वो कर एक नया आयाम इन अपराधों को रोकने के लिए भारत सरकार ने जोड़ा। इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ है